Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेलीगेशन को स्टडी करेंगे। प्रत्यायोजन क्या है, प्रत्यायोजन का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके सिद्धांत क्या है। इन सभी जो टॉपिक्स हैं इसको हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेलीगेशन का अर्थ क्या है, यानी प्रत्यायोजन कहते किसे हैं। प्रत्यायोजन अगर हम F.G. मूरे जो एक विद्वान हुए हैं उनकी डेफिनेशन की बात करें, उन्होंने क्या परिभाषा दी है। प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण है और उसे करने हेतु अधिकार सौंपना है। थियो हेमन ने क्या कहा, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। नेक्स्ट मिलेट ने क्या कहा, सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है। प्रत्यायोजन का सार दूसरों को स्वविवेक सौंपना ताकि वे अपने कर्तव्य से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सकें। तीनों डेफिनेशन को हम वन बाय वन देखते हैं, एनालाइज करते हैं। पहला कहा गया, प्रत्यायोजन अन्य व्यक्तियों को कार्य वितरण सौंपना है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है तो वो उस अथॉरिटी को, उस सत्ता को अन्य व्यक्तियों को भी सौंपता है, यानी कार्य के साथ साथ सत्ता भी देता है, शक्ति भी देता है निर्णय करने की। दूसरी परिभाषा में क्या कहा गया, अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के अधिकार देता है। तीसरी परिभाषा में कहा गया, प्रत्यायोजन कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक है, यानी जो कार्य एक व्यक्ति के पास है वो उसे दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, यानी वितरित करता है कि आप भी ये कार्य कर दें। उसके साथ ही साथ वो उसको अधिकार भी देता है ताकि वो कार्य को पूरा कर सके, उसे अथॉरिटी देता है। अब हम प्रत्यायोजन की बात प्रशासन के संदर्भ में कर रहे हैं। प्रशासन में एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, जन नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये कार्य काफ़ी व्यापक होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं और क्षमताएं होती हैं, वो सीमा और क्षमताओं में रहकर ही कार्य कर सकता है। जब कार्यभार बढ़ने लगता है तो टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी सामने आने लगते हैं कार्य के। एक व्यक्ति को सभी कार्य करने नहीं आते, ये भी सच है। तो वो कार्यभार को कम करने के लिए, प्रशासन हो या संगठन हो, उच्च अधिकारी जब अपने कार्यों को, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उनको अधिकारों के साथ अपने अधीनस्थों को या समकक्ष को सौंपता है, तो इसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण से अलग है। विकेंद्रीकरण में भी आपने देखा होगा कि हम सत्ता यानी शक्ति जो है निर्णय लेने की, उसे निचले स्तर पर बांट देने की हमने बात कही, लास्ट वीडियो में भी देखा। लेकिन विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन अलग अलग हैं। कैसे? विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन के बीच एक मौलिक अंतर क्या है? विकेंद्रीकरण में स्थानीय निकायों को जो शक्तियां दी जाती हैं, यानी स्थानीय स्तर पर जो शासन है उसे जो शक्तियां दी जाती हैं, अगर हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो वो सामान्यतः स्वायत्त होती हैं, यानी उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व भी पूरी तरह से उन्हीं के कंधों पर होता है। अगर हम दोबारा हम ये बात करते हैं, अगर हम राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, जिसका उदाहरण है राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें बनी हुई हैं, शासन है, और राज्य स्तर पर है, और स्थानीय स्तर पर भी शासन की व्यवस्था की गई है। जैसे हमने देखा 73वें 74वें संशोधन से इंडिया में ये व्यवस्था की गई है, संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। तो जब स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया, उन्हें सत्ता दी गई, उन्हें अधिकार दिया गया, उन्हें शक्ति दी गई निर्णय निर्माण की, तो उत्तरदायित्व भी स्थानीय सरकारों का बनता है, स्थानीय शासन की जवाबदेही बनती है, यानी उस कार्य को पूरा करने की जो उत्तरदायित्व वो उन्हीं के कंधे पर आता है। इसके विपरीत प्रत्यायोजन में स्थिति नहीं होती। प्रत्यायोजन में क्या होता है, क्षेत्रीय अभिकरणों को कार्य सौंपा जाता है या अपने अधीनस्थों को कोई उच्च अधिकारी कार्य सौंप देता है और शक्ति भी देता है उस कार्य को करने की, लेकिन स्वायत्तता उसे प्राप्त नहीं होती। उत्तरदायी अधीनस्थ को या जिसको वो कार्य सौंप रहा है, प्रत्यायोजित कर रहा है, उसकी नहीं होती। उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित जो कार्य प्रत्यायोजन कर रहा है उसी की बनी रहती है। ये एक मौलिक अंतर है कि इसमें विकेंद्रीकरण में और प्रत्यायोजन में। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। प्रत्यायोजन में स्पष्ट हो जाता है कि एक वो प्रक्रिया है जिसमें उच्चाधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं के और अपने अधीनस्थों के मध्य वितरित करता है, यानी बांटता है, जिससे क्रियात्मक
और प्रबंधकीय विशिष्टीकरण प्राप्त किया जा सके, यानी कार्य करने में जटिलता ना रहे। अगर कोई कार्य का तकनीकी पहलू उस उच्चाधिकारी को नहीं आता या नहीं पता तो वो उनको अपने अधीनस्थों में बांट देता है, लेकिन उस कार्य करने का उत्तरदायित्व जो है वो उसी उच्चाधिकारी के प्रति बना रहेगा, यानी कि वही जवाबदेह होगा उस कार्य को करने के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रत्यायोजन क्यों किया जाता है। अब जैसा हमने देखा, प्रत्यायोजन का तात्पर्य खाली ये नहीं है कि जो उच्च अधिकारी से ही अधीनस्थों को ही सौंपा जाता है। कई बार प्रत्यायोजन समकक्ष में भी होता है और कार्यों को अन्य के साथ बांट कर करने का एक रास्ता निकाला गया है, यानी ये जो भी कार्य अधीनस्थों के समूह और उनकी योग्यता के अनुकूल होता है वो अधीनस्थों को उन शक्ति और अधिकारों के साथ करने के लिए दे दिया जाता है। आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, सबसे पहला जो पॉइंट है मानवीय अपूर्णता का पूरक है। किस तरह से है, क्योंकि अभी जैसे हमने कहा व्यक्ति अपनी जो क्षमता है व्यक्ति की वो सीमित होती है, उसकी अपनी सीमाएं होती है और सभी एक व्यक्ति सभी कार्य करने में निपुण नहीं हो सकता, तो उस अपूर्णता को पूर्ण करता है प्रत्यायोजन। किसी भी संगठन में आप देखें कार्यों का विभाजन होता ही है, कार्य बांटे जाते हैं। एक उच्च अधिकारी अपने कार्य को, एक तो कार्यों का बंटवारा है कि हाँ आपको ये कार्य करना है उसे वो, लेकिन अपने कार्य को दूसरों के बीच में वितरित करना प्रत्यायोजन कहलाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति सभी क्रियाओं में दक्ष भी नहीं होते, इसीलिए अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आता है प्रबंधकीय गुण के विकास का साधन है ये। अब प्रत्यायोजन के द्वारा अधीनस्थों को अधिकार और कर्तव्य सौंप दिए जाते हैं, इससे उनकी प्रबंधकीय योग्यता का भी विकास होता है। यानी जब तक कार्य किसी को दिया नहीं जाएगा तब तक ये नहीं पता चल सकता वो उस कार्य को करने में दक्ष है या नहीं, निपुण है या नहीं। इससे भावी प्रबंधकों की आवश्यकताओं को भी हम एक सीमा तक पूरा कर सकते हैं प्रत्यायोजन के माध्यम से। फिर बात आती है तकनीकी जटिलताएं। प्रत्यायोजन की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जैसा पहले भी कहा, सभी व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं नहीं समझ सकते। कुछ कार्य ऐसे हैं जो विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं या विशेषज्ञों की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए भी तकनीकी पहलुओं को देखते हुए प्रत्यायोजन करना पड़ता है। फिर नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि। प्रत्यायोजन अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा उठाता है, उन्हें यह एहसास कराता है कि अधिकार और दायित्व हमें सौंपे जा रहे हैं, यानी कोई कार्य हमें दिया जा रहा है तो अपना स्थान का महत्व वो समझते हैं, अपनी लगन से कार्य करते हैं। इससे नैतिक स्तर में उनके मोरल में जो है वो वृद्धि होती है। फिर प्रबंध कार्यों को में सुविधा। इससे जो प्रबंधक है, जो उच्च अधिकारी है, जो मैनेजर्स कह लो या संस्था प्रधान कह लो या फिर किसी भी स्तर पर जो प्रत्यायोजन कर रहा है जो अधिकारी, उसके कार्यभार में कमी आती है या कोई संस्था है उसके कार्यभार में कमी आती है, वो अपना समय जो अलग अन्य प्रबंधकीय कार्य हैं जैसे प्लानिंग है, नियंत्रण है, अभिप्रेरण है यानी मोटिवेशन है, उन पर केंद्रित कर सकते हैं और उनमें प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ये भी एक बहुत प्रत्यायोजन का फायदा है। तत्काल निर्णय लेना संभव हो जाता है, यानी प्रत्यायोजन कर दिया और आपने कार्य और अधिकार उस कार्य को करने के लिए निर्णय क्षमता भी, शक्ति भी दूसरे व्यक्ति को सौंप दी, तो अप्रूवल लेने में, परमिशन लेने में जो समय जाता है वो नहीं जाता। निम्नतम जो स्तर है उस पर निर्णय ले लिए जाते हैं और कार्य अविलंब पूरा हो जाता है। तो ये कुछ एक प्रत्यायोजन की आवश्यकताएं महसूस हुई, इसी वजह से प्रत्यायोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन का सिद्धांत क्या है, यानी कि किस आधार पर प्रत्यायोजन होता है, किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। पहला सिद्धांत है दायित्व तथा अधिकार का। दायित्व और अधिकार का सिद्धांत, यानी जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपे जाए उसे स्पष्टतः अपने अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान होना चाहिए, निश्चित होने चाहिए अधिकार और दायित्व। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई दायित्व देते हैं, किसी कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसके अनुपात में उसे अथॉरिटी नहीं मिलती तो वो कार्य नहीं होता है। और अगर अथॉरिटी दे दी जाती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कुछ नहीं दिया जाता कार्य करने को, तो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ होने का चांस रहता है। इसी तरह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, यानी उच्च अधिकारी जो कार्य दे रहा है
अधीनस्थ को या समकक्ष को या किसी भी व्यक्ति को, तो उसे अपने कार्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कोई शेड्यूल है, कोई सूचियाँ हैं या कोई हैंडबुक्स हैं, अगर किसी भी तरीके की काम से रिलेटेड जानकारी है वो उसे पूरी तरह मिलनी चाहिए। अधिकार और दायित्व की समता का सिद्धांत। अधिकार और दायित्व की समता का सिद्धांत जैसे हमें अभी डिस्कस किया कि दोनों सहगामी होते हैं, दोनों में संतुलन होना आवश्यक है, जिससे कि जो भी दायित्व मिले हैं और जो अधिकार मिले हैं उनको पूरा किया जा सके। यानी अगर अधिकार अथॉरिटी नहीं दी, प्राधिकार जिसे कहते हैं, अथॉरिटी नहीं दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। प्रत्यायोजन का सिद्धांत ये भी स्पष्ट कर देता है कि एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए, यानी उनकी जवाबदेही सिर्फ एक व्यक्ति को हो जिसने प्रत्यायोजन किया है, यानी जो कार्य सौंप रहा है उसी के प्रति जवाबदेही हो कार्य करने वाले व्यक्ति की। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि सबका उत्तरदायित्व किसी का दायित्व नहीं होता, यानी कि वो हर एक के प्रति उत्तरदायी हो, इस तरह से कार्य का निष्पादन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही निश्चित करना आवश्यक है प्रत्यायोजन में। फिर अनुमानित परिणामों के अनुसार कर्तव्यों के वितरण का सिद्धांत ये क्या कहता है कि जिन व्यक्तियों को अधिकार और दायित्व सौंपे जा रहे हैं उन्हें केवल कार्यों का ही ज्ञान ना हो, बल्कि उन कार्यों से जो परिणाम उत्पन्न होने वाला है उसका भी वो अनुमान लगा सके, उन परिणामों का भी उनको, वो रिजल्ट्स क्या आएंगे उस काम से उसका भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उस कार्य को अच्छे से पूरा कर पाते हैं। यानी कार्य करने से पहले वो कार्य किस तरह से होगा और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है उसकी जानकारी भी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जिसे वो कार्य दिया जा रहा है। फिर है पर्याप्त संप्रेषण का सिद्धांत। प्रत्यायोजन जब किया जाता है तो पर्याप्त संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण हम पढ़ चुके हैं, यानी संचार, यानी कम्युनिकेशन। जो भी उस कार्य से संबंधित सूचना आंकड़े हैं उस व्यक्ति को वो उपलब्ध हो जाने चाहिए। और अगर व्यक्ति अधीनस्थ या समकक्ष जिसको भी वो कार्य दिया जा रहा है वो कुछ बात रखना चाहता है तो वो भी अपनी बात उच्च अधिकारी से रख सके, यानी 2 वे प्रोसेस हो। फिर है प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रभावी नियंत्रण का। किस प्रकार से कि अगर किसी उच्च अधिकारी ने कार्य का प्रत्यायोजन कर दिया, अपने कार्य को बांट दिया अन्य व्यक्तियों में, तो उस उच्चाधिकारी का नियंत्रण पूरी तरह से उन लोगों पर होना चाहिए कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, दिशा निर्देशानुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई डिविएशन तो नहीं है। ये चीज़ प्रभावी नियंत्रण से ही संभव है। फिर आता है उचित पारितोषिक का सिद्धांत, यानी जिसे कार्य दिया जा रहा है उसे पारिश्रमिक भी उचित मिलना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए। तो आज हमने देखा प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों हुई, प्रत्यायोजन के सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।